बढ़ते हुए बात कर लेते हैं ज़ेलेंस्की की, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप के साथ उनकी नोकझोंक हुई इसके बाद वो काफी चर्चाओं में आए। लेकिन इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर से उनकी मुलाकात हुई और आज वो यूरोपियन यूनियन की बैठक में शामिल होने वाले हैं। लेकिन लंदन पहुंचते ही ट्रंप को लेकर उनका रुख अब नरम नजर आ रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीखी बहस के बाद अब ज़ेलेंस्की नाटो को साधने के लिए लंदन पहुंच गए हैं, जहां वो यूरोपीय नेताओं के साथ मिलकर रूस को रोकने के लिए मास्टर प्लान तैयार करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूरोपियन यूनियन की बैठक बुलाई। यूक्रेन संकट पर होने वाली इस मीटिंग में शामिल होने के लिए ही ज़ेलेंस्की लंदन आए हैं। वैसे ब्रिटेन रूस के खिलाफ जंग में शुरू से ही यूक्रेन का समर्थक रहा है। प्रधानमंत्री स्टारमर ने सत्ता में आने के बाद ब्रिटेन की विदेश नीति में कुछ बदलाव जरूर किए, लेकिन यूक्रेन को समर्थन देने की नीति बरकरार है। इस लिहाज से आज होने वाली मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। इस दौरान यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य और आर्थिक मदद पर चर्चा होगी। जंग खत्म करके स्थायी शांति का रास्ता खोजने पर भी बातचीत होगी। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को और कड़ा करने की संभावना भी जताई जा रही है। ट्रंप के साथ बहसबाजी के बाद ज़ेलेंस्की के सामने यह साबित करने की चुनौती होगी कि यूरोपीय देश अब भी उनके साथ खड़े हैं। हालांकि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से तीखी बहस के बाद जब ज़ेलेंस्की लंदन पहुंचे तो उनके तेवर नरम पड़ गए और उनके सुर बदले बदले नजर आए। ट्रंप से नोकझोंक के 24 घंटे के अंदर ही वो अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार जताते दिखे। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हम अमेरिका द्वारा मिल रहे हर तरह के समर्थन के लिए बेहद आभारी हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी जनता का धन्यवाद करता हूँ, खास तौर पर इन 3 सालों के दौरान जब हम पूरे तरीके से बड़े पैमाने पर रूस से आक्रमण झेल रहे हैं। आज होने वाली यूरोपियन यूनियन की बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी है, क्योंकि ओवल ऑफिस में हुई तीखी बहस के बाद अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में तल्खी बढ़ना तय है। ऐसे में इस संकट में यूरोपीय देश ही यूक्रेन को आखिरी सहारा नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बोलीविया बस हादसे की बात करते हैं जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई है तो 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दी। बसें आपस में टकरा गई थी और इस टक्कर के बाद एक बस पूरी तरीके से पलट गई थी, जिसके बाद इस हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई है। 39 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, बस ड्राइवर भी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनको इलाज दिया जा रहा है। उनका इलाज हो रहा है। साउथ बोलीविया में हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ जिसमें 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2 बसें आपस में टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। बैलेंस बिगड़ने की वजह से यह हादसा हुआ, जिस वजह से एक बस डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में आ जाती है और दूसरी बस से भिड़ जाती है। जो मरने वाले लोग हैं उन मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स यानी कि एलन मस्क की, जो एक बार फिर से पिता बन गए हैं और इस बार वो 14वें बच्चे के पिता बने हैं, यानी कि उनकी तीसरी पार्टनर का ये चौथा संतान है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, एलन मस्क को बधाइयां मिलनी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी सरकार में शामिल खरबपति बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क एक बार फिर पिता बने हैं। उनकी पत्नी और पार्टनर शिवोन जिलिस ने एक्स पर पोस्ट कर ये खुशखबरी दुनिया से साझा की। इस बच्चे का नाम उन्होंने सेल्डन लाइगर्स रखा है। शिवोन से ये उनकी चौथी संतान है। 53 साल के एलन मस्क की 3 पार्टनर से कुल 14 बच्चे हैं। पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से 6 बच्चे, दूसरी पार्टनर ग्रिम से 3 बच्चे, तीसरी पार्टनर शिवोम जिलिस से 4 बच्चे। लेखिका एशले सेंट क्लेयर ने भी मस्क को अपने बच्चे का पिता बताया है। अपने बच्चों को एलन मस्क कितना प्यार करते हैं ये किसी से छिपा नहीं।
यही वजह है कि वो बिजनेस मीटिंग हो या कोई और जगह, यहाँ तक कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने भी अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। ट्रंप के सामने अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर प्रेजेंटेशन देने की तस्वीर इस बात की बानगी है। यहाँ तक कि पीएम मोदी से मिलने के लिए भी मस्क अपने बच्चों के साथ आए थे। मस्क के 14 बच्चों के पीछे उनका अपना तर्क है। उनका कहना है कि यदि लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो सभ्यता खत्म हो जाएगी। मस्क को जानने वाले लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो जब तक संभव होगा बच्चों के पिता बनते रहेंगे। ऐसे में अगर कोई और खुशखबरी भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का, सीज फायर को लेकर इजराइल का बड़ा फैसला। सीज फायर को लेकर तैयार हो गया इजराइल, क्योंकि रमजान का महीना है और ऐसे में रमजान के महीने को तैयार हो गया है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पोस्ट कर इस बाबत जानकारी साझा की है। अमेरिकी प्रस्ताव का इजराइल ने समर्थन किया है और ये सब हुआ है रमजान के महीने को देखते हुए। रमजान के पाक महीने में इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को स्वीकृति दे दी है, मंजूरी दे दी है अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लान को। अभी तक हमास इस पर, हालांकि हमास की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इजराइल की तरफ से पोस्ट कर इस बाबत जानकारी जरूर साझा की गई है। अब खबर अमेरिका की बताते हैं, क्योंकि अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने सटीक हवाई हमले में आतंकी मोहम्मद सलाह को मार गिराया है। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का जो ये अभियान है ऐसे ही आगे जारी रहेगा। अमेरिका ने सीरिया में घुसकर बड़ा हवाई हमला किया। इस हवाई हमले में अल-कायदा से जुड़े हुर्रस अल-दीन संगठन का टॉप लेवल का आतंकी मोहम्मद सलाह अल-जबीर मारा गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि हवाई हमला क्षेत्र में आतंकवादी समूहों को रोकने और उन्हें कमजोर करने के लिए चल रहे प्रयास का एक बड़ा हिस्सा था। यह हमला सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में किया गया। इस घटना की पुष्टि केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने की, जिसने बताया कि अल-जबीर हुर्रस अल-दीन, जो अल-कायदा से संबद्ध एक समूह है, उसका एक वरिष्ठ सदस्य था और ये यूएस के लिए बड़ा खतरा बन गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने साफ कर दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड उन आतंकियों को मारना या पकड़ना जारी रखेगा जो अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला करने की साजिश रचते हैं, और ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।